नमस्ते विद्यार्थियों। आज से हम व्याकरण विभाग की धारा शुरू करने वाले हैं। तो व्याकरण की शुरुआत में सबसे पहले हम देखेंगे शब्द भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, एक है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर सबसे पहला जो भेद है विकारी शब्द, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदलते हैं या उनमें बदलाव आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो लिंग के आधार पर जैसे लड़का लड़की, वचन लड़का लड़के, है ना, तो उस शब्द में विकार उत्पन्न हो गया है प्रकार, तो ये जो है ये विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के और चार भेद है, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, तो विकारी शब्द के जो चार भेद है उनमें से जो सबसे पहला भेद है संज्ञा, या फिर इसे संज्ञा भी कह सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। सम जमा ज्ञान, इन दो शब्दों से मिलकर संज्ञा शब्द बना हुआ है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पशु, पंछी के नाम का पता जिस विकारी शब्द से पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्णा, मनाली, हिमालय, घोड़ा, कुत्ता आदि। संज्ञा के बिना हम दैनिक जीवन में भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर एक व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, हर एक वस्तु को कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है और वो नाम ही है संज्ञा या फिर वो संज्ञा। ठीक है, तो इस संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहला जो भेद है संज्ञा का वो देखते हैं, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के नाम का जिस संज्ञा से बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब उसी का सिर्फ एक ही, उसका नाम लेने पर बस उसी एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय भारत का मुकुट है, इसमें हिमालय अगर हमने ये संज्ञा देखी तो इसमें से हमें सिर्फ हिमालय ही समझ में आता है। दूसरा है गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें गंगा या फिर हिमालय, ये दोनों जो संज्ञा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें से हमें एक ही उसी चीज़ का बोध होता है। गंगा का उच्चारण से हमें गंगा नदी का ही बोध होता है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है गीता पुस्तक पढ़ती है। गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता नामक एक लड़की है, मतलब वही गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो गीता इस लड़की का बोध हमें होता है, लड़की का नहीं, उसके नाम से उसी व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पंछी, स्थान का बोध न होकर उस व्यक्ति, वस्तु, पशु, पंछी, स्थान के जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जब हम उस वस्तु, व्यक्ति या पशु पक्षी का जब नाम लेते हैं तो उसकी पूरी जाति का बोध होता है, तब वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि कुत्ता ईमानदार प्राणी है, तो कुत्ता इस पूरी जाति का बोध होता है। लेकिन मैंने ऐसा कहा कि हमारा मोती ईमानदार है, तो स्पेसिफिक मतलब वही विशेष मोती, वो एक जो कुत्ता है वो उसका ही बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक में आता है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ कुत्ता कहा तो वो
जातिवाचक में आता है। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गाय दूध देती है। बड़े शहरों में रेलगाड़ी के टिकट संगणक की सहायता से आरक्षित किए जाते हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में से गाय, शहर, रेलगाड़ी, टिकट, ये जो है ये शब्द उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गाय का उच्चारण करने से गाय की पूरी जाति का बोध होता है। शहर का उच्चारण करने से पूरे शहर जाति का बोध होता है। रेलगाड़ी का उच्चारण करने से पूरी रेलगाड़ी जाति का हमें बोध होता है। नदी, पर्वत, ऐसे ही, मतलब किसी एक पर्वत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, पर्वत की जाति के बारे में जब बात होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी के गुण, दशा, अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव हमारे मन के भाव जिसमें से दिखते हैं। भाव दिखाई नहीं देते, भाव महसूस किए जाते हैं, और ऐसे महसूस कराने वाले जो भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे सच्ची मित्रता दुर्लभ होती है। दूसरा है किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तीसरा है कुत्ता बड़ा ईमानदार प्राणी है। तो इसमें सच्ची मित्रता, बुराई, ईमानदार, ये जो शब्द है ये है भाववाचक संज्ञा, जिसमें से भाव झलकते हैं, अवस्था का पता चलता है, इसलिए। ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा पहचानने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि उस शब्द को प्रत्यय लगा हुआ होता है। जैसे मित्र है, मित्र ता प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार बुरा, उसको ईप प्रत्यय लगा हुआ है। ईमानदार, दार प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय लगे हुए शब्द हमें भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से द्रव्य अथवा पदार्थ का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ जिसको हम गिनते हैं किलो में, लीटर में, मीटर में, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मैं हीरा, मेरी शान निराली। हीरा कैरेट में गिना जाता है ना, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार मक्खन से घी बनता है। मक्खन, घी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसने चाय मंगवाई, चाय, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मतलब जिन पदार्थों को हम लीटर, किलोग्राम, मीटर, मिलीग्राम में नापते हैं, जिनको नापा जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के समूह का पता चलता है ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सारे जनसमूह में खुशी की लहर दौड़ गई। टुकड़ी, सेना की टुकड़ी चली आ रही थी। नेताजी के भाषण में लोगों की भीड़ थी। तो इसमें जन समूह, भीड़, सेना, टुकड़ी, ये जो शब्द है ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा, ये जो विधा है ये समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपके समझ में आई होंगी। धन्यवाद।